नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पंकज सिंह आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लाइमेट अर्थात जलवायु। तो जलवायु में ही आज हमारा अगला टॉपिक है वायुमंडल का संगठन, अर्थात इसको इंग्लिश बोलते हैं संगठन या संरचना। तो संरचना में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें आपके सामने मैंने कुछ चित्रकारी की है, तो चित्र के माध्यम से आप पहले कुछ चीजें समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक दो चीजें करके आपको बताते रहेंगे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में विषुवत रेखा, ये बीच में विषुवत रेखा होती है, ये किनारों पर ध्रुव है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप वायुमंडल में होते हैं, अर्थात आप हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल को मुख्यतः 5-6 लेयर में बांटा गया है। कितने लेयर में बांटा गया? 5-6 लेयर में बांटा गया है। इस 5-6 लेयर में जिस लेयर में हम रहते हैं, अर्थात हमारे वायुमंडल में क्षोभ मंडल में रहते हैं। क्षोभ का मतलब ही होता है डिस्टर्बेंस, अर्थात हम जिस लेयर में रहते हैं यहाँ का मानसून, अर्थात यहाँ का जो जलवायु है, जो सारा सिस्टम है, ये उथल पुथल मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, कभी कभी साइक्लोन आ रहा है, कभी उल्का पिंड आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये उथल पुथल मची रहती है, जिससे इसका नाम ही इसकी एक्टिविटीज पर, इसके क्रियाकलाप पर इसका नाम क्षोभ रखा गया। उसके ऊपरी वाले लेयर पर जाएंगे तो उसको बोलेंगे समताप मंडल। क्या बोलेंगे? समताप मंडल। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक लेयर है जिसको बोलेंगे क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा और समताप मंडल के बीच में एक और लेयर है जिसको बोलेंगे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का अपना रोल है, वो हम आगे वीडियो पढ़ते रहेंगे। समताप मंडल के बाद आप जाएंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा है उसको बोलेंगे समताप सीमा, ठीक है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रोपोस्फीयर और इंग्लिश में क्षोभ सीमा को बोलेंगे ट्रोपोपोज। ठीक, वैसे ही ओजोन लेयर को इंग्लिश और हिंदी में ओजोन ही बोलते हैं। समताप मंडल को बोलेंगे स्ट्रेटोस्फीयर और इसकी सीमा को स्ट्रेटोपोज बोलेंगे। उसके बाद मध्य मंडल। मध्य मंडल में जो एक्चुअली में आप जब क्षोभ मंडल के बाद जाएंगे, जो समताप मंडल है, समताप मंडल समताप अर्थात यहाँ का जो टेम्परेचर है समान है। समताप समधन ताप अर्थात समान यहाँ का तापमान, उसको समताप मंडल बोलेंगे। क्लियर? और यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन समान होने के कारण यहाँ पर हवाई जहाज उड़ा जाते हैं। क्यों हवाई जहाज क्षोभ मंडल में क्यों नहीं उड़ा जाते? क्षोभ मंडल में इसलिए नहीं उड़ा जाते क्योंकि कभी बारिश हो रही है, कभी चक्रवात आ रहा है, कभी उल्का पिंड चल रहा है, कभी कुछ ये ऐसी क्रिया होती रहती है, कभी तेज आंधिया तूफान चल रहे हैं, इसलिए क्षोभ मंडल में हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाते। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि हमारे वायुमंडल के किस लेयर में या किस मंडल में हवाई जहाज या वायुयान उड़ाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा समताप मंडल। ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने के लिए मैंने चित्र बनाए हैं। ये एरोप्लेन है, ठीक है। ये मत मान लेना तीर के निशान है, ठीक है। फिर इसके बाद समताप सीमा के बाद मध्य मंडल आएगा। मध्य मंडल स्पेशली इसको मेसोस्फीयर बोलते हैं और इसमें कुछ चमकदार बादल पाए जाते हैं। उन चमकदार बादलों को हम इंग्लिश में नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोलते हैं। चमकदार बादलों क्या बोलते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोलते हैं। और यहीं पर जब उल्का पिंड आसमान से आते हैं तो जैसे ही वो आयन मंडल ताप मंडल में आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही मध्य मंडल पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनमें आग लग जाती है, आग लगकर ये भस्म हो जाते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि उल्का पिंड किस लेयर में या किस मंडल में आकर जल बुझकर समाप्त हो जाते हैं। अब इसको उल्का पिंडों की इंग्लिश बोलते हैं मेट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड्स। ये यहां मैं लिख रहा हूं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स, एम से मेट्रॉइड, एम से मेसोस्फीयर। क्लियर? आगे मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच की सीमा को मध्य सीमा बोलेंगे, अर्थात मेसोपोज। ताप मंडल और आयन मंडल एक ही लेयर पाए जाते हैं, यानी कि जब मध्य मंडल के ऊपर आप जाओगे, मध्य सीमा के ऊपर, तो आयन मंडल, उसके ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ेगा ताप मंडल, अर्थात वहां का टेम्परेचर और भी हाई होता है, आयन मंडल से भी ज्यादा। आयन मंडल में भी कुछ चमकदार बादल पाए जाते हैं, लेकिन ये ध्रुवों पर पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जब ये बादल पाए जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव वाले को अरोरा बोरिवालिस और दक्षिणी ध्रुव वाले को अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब याद कैसे करोगे? दक्षिणी ध्रुव ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव में, इसलिए अरोरा ऑस्ट्रेलिस
और उत्तरी ध्रुव वाले दूसरा जो बचा वो हो जाएगा अरोरा बोरिवलिस। क्लियर। यहीं पर आईएसएस अर्थात इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट यहीं पर स्थित किए जाते हैं, तापमंडल आयनमंडल वाले क्षेत्र पर ही। और उसके ऊपर बहिर्मंडल, बहिर्मंडल यानी उसके ऊपर कोई भी सीमा नहीं है। क्लियर। मतलब आयनमंडल के बाद जो सीमा मान ली गई है, जो लेयर मानी उसको बहिर्मंडल मान लिया गया है। और बहिर्मंडल की जो सीमा मानी गई है वो लमसम 10,000 किलोमीटर के लमसम मानी गई। अब इनकी दूरी मान लीजिए, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से जो क्षोभ मंडल की ओर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ चौड़ाई ज्यादा है, तो इसलिए विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की जो लंबाई है वो है 18 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी? 18 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों से, पोल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर, इसलिए औसत ऊंचाई लिखी गई है 13 किलोमीटर। पृथ्वी से समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर। पृथ्वी से ही मध्य मंडल की जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर। पृथ्वी से ही जो तापमंडल की ऊंचाई हो 640 किलोमीटर। और 640 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जब टेम्परेचर आता है, जब ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा तापमंडल, और तापमंडल फिर उसके बाद आपका आ जाएगा बहिर्मंडल। क्लियर। ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर ऊंचाई पृथ्वी से लमसम 15 किलोमीटर से शुरू होती है, लेकिन जो रियल ओजोन लेयर है वो 22 से 35 किलोमीटर ऊंची एक लेयर है। कितनी? 22 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई की जो लेयर है वो ज्यादा कम्फर्ट, मतलब कुछ ज्यादा ही सघन मात्रा में पाई जाती है ओजोन लेयर। तो स्पेशली जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो लमसम 20 से 22 किलोमीटर से ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है और 35 किलोमीटर ऊंचाई तक चलती है। उसके बाद समताप मंडल आ जाता है, फिर इसके ऊपर हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ान भरते हैं। क्लियर। ये समझ में आया। अब एक चित्र समझ लीजिए, ये वेन आरेख क्यों बनाएगा? वेन आरेख इसलिए बनाएगा जो टेम्परेचर का उतरना चढ़ना, यानी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, जब आपको बताया गया है फिजिक्स में भी, अगर साइंस साइड के आप स्टूडेंट है तो आपको ये बताया गया है कि जैसे ही हम धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है। बहुत भयंकर गर्मी है, सारी सीमाएं लांघ चुकी है ये गर्मी। ठीक है। और एक्चुअली में जो मेरा रूम है ये एसी लेस है, फैन नेस तो है बट एसी लेस है, और लाइट है नहीं समय, इसलिए फैन भी नहीं चला सकता हूँ। आइए, ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये पोल है। ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर मैंने दिखाने की कोशिश की है। कहाँ का? स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल का। ये ट्रोपोस्फेयर। जब आपको मैंने बताया था ना कि विषुवत रेखा से ऊंचाई जाता है, तो ये विषुवत रेखा मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जब आप चलोगे 0 डिग्री सेल्सियस से, तो यहाँ की चौड़ाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है पृथ्वी से, तो 13 किलोमीटर। लेकिन इधर ध्रुवों से जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है। ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? टोटल 8 किलोमीटर। लेकिन औसत ऊंचाई कितनी? इसको 18 करिए। ठीक है। औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की। जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, पृथ्वी की सतह के पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली में वर्तमान में 15.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए आप जब 15.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। 0 से -80 डिग्री, यानी क्षोभ मंडल का जो अधिकतम लोवेस्ट टेम्परेचर है -80 डिग्री टेम्परेचर कितना है? ऊपर जाएंगे उसकी क्षोभ सीमा पर, तो उसके वहां पर उसका टेम्परेचर कितना है? -80 डिग्री सेल्सियस। फिर समताप मंडल में जैसे आप कहोगे, यहाँ मैंने रेड कलर तब इस्तेमाल किया जब टेम्परेचर बढ़ेगा आपका। तो कहने का रीजन ये है कि जब समताप मंडल में वार्षिक तापांतर नगण्य है, वार्षिक तापांतर नगण्य है। क्यों? क्योंकि दिन में टेम्परेचर हाई हुआ, रात में डाउन होता है, इसलिए ये धीरे धीरे, इसलिए वार्षिक जो टेम्परेचर इसको नगण्य माना गया है समताप मंडल में, इसलिए इसको समताप मंडल बोल देगा। क्योंकि वार्षिक टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ता नहीं है, दिन में अलग है, रात में अलग है, लेकिन वार्षिक जो टेम्परेचर एवरेज निकाला जाता है तो बिल्कुल 0 निकलता है। समताप मंडल का जो वार्षिक टेम्परेचर है, वार्षिक तापांतर, वो 0 माना गया है। उसके ऊपर यह टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितने? 0 डिग्री। आज -80 से कितना जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी समताप मंडल की जो सीमा है उसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 0 डिग्री सेल्सियस। उसके आगे आप चलेंगे मध्य मंडल। जब आप समताप मंडल से ऊपर मध्य मंडल की ओर जाएंगे तो फिर से पुनः टेम्परेचर डाउन होगा। जब भी ब्लू लाइन नजर आया आपको तो मान लीजिए, यानी इस तरह से टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ये ऐसे ग्रीन रेड वाले हाई हो रहा है। तो
विषुवत रेखा से जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। मध्य मंडल की जो सीमा का टेम्परेचर है 0 से बढ़ेगा और -100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। उसके बाद आयनोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमंडल में टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ता रहेगा और एक्सोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता चलाएगा अनंत का, इनफाइनाइट तक। तो ये रहा चित्र के माध्यम से मैंने कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश की। अब हम एक एक करके चीजों को विधिवत तरीके से समझना स्टार्ट करेंगे, लिखना और समझना। ठीक है, आइए वायुमंडल के यदि हम संगठन की बात करें तो वायुमंडल के संगठन में मतलब वायुमंडल में पाए जाने समस्त गैसों का एक समूह है। तो उसमें हम कुछ प्रमुख 5 से 6 गैसों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे वायुमंडल संगठन, जैसे हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो हमारी नाइट्रोजन है, N2 अर्थात नाइट्रोजन। वायुमंडल इसकी मात्रा कितनी है? 78.08%। कितनी है? 78.08%। वहीं पर दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है? वह ऑक्सीजन 20.95%। आर्गन तीसरे नंबर पे आती है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। वहीं पर नियॉन 0.002%। फिर उसके बाद हीलियम 0.005%। अब इसमें से आप 2-3 पॉइंट जानिए। हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे धरातल पर पाए जाने वाली मात्रा में सर्वाधिक मात्रा कौन सी है? ऑक्सीजन है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। कौन सी है? हाइड्रोजन। समझिए। और हाइड्रोजन सौरमंडल में, हमारे सौरमंडल पाई जाने वाली 10वें नंबर की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। किस नंबर पे? 10वें नंबर पे। अर्थात अगर हाइड्रोजन की बात की जाए जो कि 10वें नंबर पर हमारे सौरमंडल में, तो वो है 0.00005%। ये है हाइड्रोजन की मात्रा हमारे सौरमंडल की। क्लियर? लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? वो है हमारी हाइड्रोजन। ठीक। तो आइए कुछ इनके बारे में कुछ जानकारी ले लें। जैसे नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव गैस नहीं है। अब दूसरी चीज देखी जाए तो जो नाइट्रोजन है हमारी, नाइट्रोजन का जो है प्रत्यक्ष रूप से ये प्रोटीन, अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि डीएनए और आरएनए का निर्माण करती है। अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया में नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन बन ही नहीं सकता, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाया भी नहीं जा सकता। वो केवल काबिलियत है किसमें? बैक्टीरिया में। किसमें है वो काबिलियत? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया निर्माण करता है। सिस्टम क्या है इसका? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं नाइट्रेट का निर्माण होता है। इस नाइट्रेट का सेवन पेड़ पौधे करते हैं। उस पेड़ पौधे का सेवन हम मनुष्य लोग करते हैं, जिससे हमें प्रोटीन मिलती है। क्लियर? तो नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है और इसका काम क्या है? पूरी दुनिया में बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता है और ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और आरएनए बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती है। प्लस नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता, लेकिन नाइट्रोजन के माध्यम से प्रोटीन बनाने की काबिलियत केवल डायरेक्ट बैक्टीरिया में है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। इस नाइट्रेट को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इस पेड़ पौधे को हम मानव लोग जीव जंतु ग्रहण करते हैं, जिसके माध्यम से हमें प्रोटीन मिलती है। क्लियर? इतनी बात समझ में? ऑक्सीजन, बात यदि ऑक्सीजन की जाए, जीवन उत्पत्ति का उत्पाद ऑक्सीजन ही है। पृथ्वी पे जब सबसे पहले जीवन आया किसी भी जीव जंतु के माध्यम से, तो ऑक्सीजन नहीं थी, जल था, कार्बन डाइऑक्साइड थे, नाइट्रेट के ऑक्साइड थे। ठीक है। और सबसे पहले लेकिन शुद्ध रूप से ऑक्सीजन निर्माण करने की काबिलियत साइनोबैक्टीरिया में आई। इसमें आई साइनोबैक्टीरिया में आई। और साइनोबैक्टीरिया ही को हम बोलते हैं नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया ही को हम बोलते हैं
ग्रीन ब्लू अलगाई अर्थात नील हरित शैवाल। क्लियर। और ये कैसी गैस है? ये एक सक्रिय गैस है ऑक्सीजन। अब आप सोचोगे हमारे जीवन के लिए इतनी उपयोगी ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन का कितना है, कितना कम है, वो 78 या 20% लमसम 7, इतना कम होने के बावजूद हम लोग, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन इतना कम है, जो कि नाइट्रोजन का इतना ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को, लेकिन उसके बावजूद भी नाइट्रोजन कम है। उसका रीजन है कि ऑक्सीजन एक कैसी गैस है, आपको बताएगा सक्रिय गैस है अर्थात फ्लेमेबल, ज्वलनशील गैस है। कि अगर आपको ये चीज पता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। कोई भी चीज काली पड़ गई है, जंग लग गई है, उसका सारा श्रेय ऑक्सीजन को जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन, अच्छा मान लो इस प्रकार समझिए, एक कोई आदमी है जो हर 2 मिनट में गुस्सा हो रहा है, कंटिन्यूस में गुस्सा बना हुआ है, उसके आगे पीछे 5-6 लोग लगे हैं कि भैया कहो किसी से भिड़े ना, नहीं तो बवाल हो जाएगा। इसीलिए बवाल न होने पाए, इसलिए इस ऑक्सीजन के चारों तरफ नाइट्रोजन घूम रही है, ताकि ये ऑक्सीजन एक दूसरे से, इसके अणु मिले ना। जब इसके अणु एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो ये सक्रिय, इसमें जो सक्रियता है, जो ज्वलनशीलता है, वो नहीं होगी। क्लियर। इसलिए हमारे वायुमंडल में, सौरमंडल में ये इसकी मात्रा सर्वाधिक है वायुमंडल में। क्लियर। फिर बात आर्गन की जाए, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, आर्गन की भी, इसका वायुमंडल में 0.93%। ये क्रम जरूर याद रखिएगा, कम से कम 5 तो याद ही रखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन। ठीक, 6 कर लोगे तो हीलियम। ये कसम 6 आपको सदा याद होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड उतना नुकसानदेह नहीं है जितना हम लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन उसका रीजन ये है कि जब हमारी पृथ्वी औद्योगिकरण नहीं शुरू हुआ था हमारी पृथ्वी पर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी वो हमारी पृथ्वी पर 0.028%। कितनी थी? 0.028%, अर्थात 280 ppm पर पार्ट मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 280 पार्ट पर मिलियन। जब औद्योगिकरण नहीं शुरू हुआ था उस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी पृथ्वी पर मात्रा थी। लेकिन जब औद्योगिकरण शुरू हुआ उस दौरान इसकी मात्रा हो गई 0.033%। कितनी थी? 0.033%, अर्थात अगर पीपीएम में हम देखें तो 330 पीपीएम हो जाएगी। लेकिन आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसकी जो मात्रा है वो है 0.040%, अर्थात 440 ppm। ppm पार्ट पर मिलियन होता है, ppm का फुल फॉर्म। क्लियर। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य घटक है, जो मुख्य कारक है, वो हमारा CO2 ही है। क्या है? CO2 है। अगला शब्द जो वायुमंडल में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है वो है जलवाष्प। जलवाष्प जो है हमारे वायुमंडल में, इसकी जो मात्रा है वो है 0 से 4%। 0 से 4%, यानी मौसमी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो जलवाष्प की सारी एक्टिविटी। अगर जलवाष्प नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, जलवाष्प नहीं होगा तो चक्रवात नहीं बनेगा, जलवाष्प नहीं होगा ओलावृष्टि नहीं होगी। ये सारी चीजें, यानी मौसमी जितनी भी गतिविधियां हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख या मुख्य घटक है, मुख्य कारक है, वो आपका क्या है? जलवाष्प है, जिसको इंग्लिश में वाटर वेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। तो अब आइए, अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। बात यदि हम क्षोभमंडल की करें तो क्षोभमंडल हमारी पृथ्वी की सबसे पहली परत है। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ। ठीक, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बता रखी औसतन 13 किलोमीटर है। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई औसतन 13 किलोमीटर है। और यहीं पर सारी मौसमी गतिविधियां हो रही हैं। बारिश का होना, साइक्लोन अर्थात चक्रवात का बनना, बादल का फटना,
ओलावृष्टि, ठीक है, प्लस कोहरा, ये सारी घटनाएं यहीं पर हो रही हैं। तूफान, आंधी, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में हो रही हैं। और क्षोभ का अर्थ होता है डिस्टर्बेंस, इसलिए ये सारे डिस्टर्बेंस कहाँ है, इस लेयर में, इसलिए इसका नाम क्षोभ मंडल है। आप पृथ्वी से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है टेम्परेचर में। 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है प्रति किलोमीटर। लेकिन यदि 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे, 165 मीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो इसमें प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। कितनी? 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है, जिसको सामान्य तापह्रास बोलते हैं। तापह्रास, सामान्य तापह्रास, और इंग्लिश में नॉर्मल लैप्स बोलते हैं। विषुवत पर जैसा मैंने बताया था, इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। लगभग 5.5 किलोमीटर आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे। कितना? लगभग 5.5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही 50% आर्द्रता पाई जाती है। बाकी पूरे वायुमंडल में बची हुई 50% बाकी पूरे वायुमंडल पाई जाती है। यानी क्षोभ मंडल में ही लमसम 50 से 55% आर्द्रता हमारी पाई जाती है। 100% आर्द्रता का पूरे वायुमंडल का जितना भी भार है, इसका 90% भार केवल क्षोभ मंडल पाया जाता है। कितने परसेंट? 90% भार पूरे वायुमंडल का अगर भार देख लिया जाए तो पूरा 90% भार केवल क्षोभ मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में जैसा मैंने आपको बताया था, इसका वार्षिक तापांतर बिल्कुल नगण्य होता है। वार्षिक तापांतर बिल्कुल नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य निकला, टेम्परेचर डाउन हो गया, सन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया। रात में सूर्यास्त हुआ, टेम्परेचर थोड़ा घट गया, जिसकी वजह से जब वार्षिक तापांतर निकाला जाता है तो बिल्कुल नगण्य, लगभग उतना ही रहता है आगे पीछे, इसलिए वार्षिक तापांतर समताप मंडल का नगण्य होता है। ये ओजोन लेयर आपकी अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। जिस प्रकार समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की सीमा को क्षोभ सीमा बोलते हैं, वैसे समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को समताप सीमा बोलते हैं। समताप सीमा या समताप मंडल की ऊंचाई जो है पृथ्वी से 50 किलोमीटर हाइट पर है। कितनी है? 50 किलोमीटर हाइट पर। उसके बाद मध्य मंडल। समताप मंडल में हम एरोप्लेन वगैरह उड़ाते हैं। मध्य मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ पर उल्का पिंड जब समताप मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जल भुंजकर भस्म हो जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन कई बार बन चुका है। तो यहाँ पर जो मध्य मंडल में बादल पाए जाते हैं उनको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर बादल कैसे पहुंच गए। देखिए, यहाँ पर आप आए, बादल थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ, बादल बने, थोड़ा बहुत टेम्परेचर किसी कारणवश बारिश नहीं हो पाई, बादल नहीं अपनी आर्द्रता नहीं छोड़ सके, वो समताप मंडल में निकल गए और समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ गया और समताप मंडल में टेम्परेचर मेंटेन रहा तो ये बादल फिर ऊपर मध्य मंडल में निकल जाते हैं। जब मध्य मंडल में निकल जाते हैं तो यहाँ पर चमकते हैं। तो इन चमकते हुए बादलों को मध्य मंडल में नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोलते हैं और ये चमकते हुए बादल रात्रि में दिखाई देते हैं। क्लियर? तो मध्य मंडल में दो चीजें, उल्का पिंडों का आगमन जिसकी वजह से आग लग जाती है और जल भुन जाते हैं, और नॉक्टिल्यूसेंट यानी चमकदार रात्रि में बादल कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य मंडल में। मध्य मंडल और वायुमंडल के बीच में की सीमा को मध्य सीमा बोलते हैं, या मध्य मंडल सीमा बोलते हैं। इस वाले लेयर में आप आएंगे 640 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और मध्य मंडल की जो ऊंचाई है पृथ्वी से 80 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो ये वाला जो है आयनमंडल और यहीं पर ताप मंडल मैंने लिखा है, आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर बोलते हैं। तो आयनमंडल जो है स्पेशली कुछ हाईटेक टेम्परेचर बहुत ज्यादा, आप देखिए आयनोस्फीयर ये है और आयनोस्फीयर में ही थर्मोस्फीयर पाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई पर टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाता है जिसको ताप मंडल बोलते हैं। आयन मंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आयनों की
के बीच जो सांद्रता है वो कुछ ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको आयन मंडल बोलते हैं। और उसके ऊपर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको ताप मंडल बोल देते हैं। यहीं पर चमकने वाले बादल पाए जाते हैं ध्रुवों पर, जिनको अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलिस और उत्तर में अरोरा बोरेलिस स्थापित की जाती है, तो इसको आईएसएस बोलते हैं। ये आयन मंडल वही मंडल है जहां से सिग्नल विग्नल हमारे मिलते थे। और बचपन में हम लोग देखते थे कि एंटीना लगा होता था टीवी में, और एंटीना को हम घुमाते रहते थे पूरी दोपहर, और दोपहर भी कट जाती थी और टीवी भी नहीं चल पाती थी और एंटीना का सिग्नल भी नहीं मिल पाता था, ठीक है। ये आयन मंडल था, यहीं से वो सिग्नल वगैरह आते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हुआ, बढ़ा, डाउन हुआ, फिर यहाँ पर बढ़ जाएगा तो बढ़ता ही चला जाएगा। उसके आगे आयन तापमंडल, तापमंडल में टेम्परेचर आयन मंडल से ज्यादा होता है, और ये इसीलिए ये इन दोनों ही मंडलों को एक ही लेयर में हम पढ़ लेते हैं, आयन मंडल और तापमंडल को। उसके बाद आयन सीमा या तापमंडल सीमा जो है बहिर्मंडल के बीच में है। बहिर्मंडल को लमसम यानी पृथ्वी से लगभग 10,000 तक की ऊंचाई को बहिर्मंडल माना गया है। बाकी उसके आगे ऊंचाई ज्ञात नहीं की गई है। औसतन ऊंचाई जो है हमारे वायुमंडल की जो है वो 1600 किलोमीटर मानी गई है। कितनी? 1600 किलोमीटर औसतन ऊंचाई। बहिर्मंडल में ताप बढ़ने का रीजन एक दूसरा और है। जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य अब निकट आने लगता है, या ये सूर्य के निकट होती है ये लेयर, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है बहिर्मंडल में, जिसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं। जिन किरणों की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होती है वे हमारे लिए उतना ज्यादा हानिकारक होते हैं। तरंगदैर्घ्य जिन किरणों की ज्यादा है वे हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद है, और जिनकी तरंगदैर्घ्य जिन किरणों की जितनी कम है उतना ही ज्यादा वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट के बेस में क्वेश्चन बनता है। वायुमंडल का 97% एरिया पृथ्वी से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। कितना? 97% एरिया। अगर आप देखें यहाँ पर, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में कम से कम 99% भागीदारी इन्हीं दो गैसों की है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितनी? 99%। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये हमारी पृथ्वी के लमसम 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यानी जलवाष्प। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना से आज के लेक्चर से कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इतने से ही, तो 1 या 2 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर से फिक्स है। तो प्लीज इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और जो भी पॉइंट्स नोट करने वाले हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। पहले एक बार इस डायग्राम के माध्यम से, फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट एक चीजें उठाई हैं और वहां से मैंने चीजें आपको विद्युत समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आशय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।